तो गाइस एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन के आंसर जो मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछा था। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट में अपने यूट्यूब चैनल। मैं प्रणय पाठक आप लोगों के लिए लाऊं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड द स्फीयर का पार्ट 10। तो गाइस जैसे कि मैंने पार्ट 9 बनाकर डाल दी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने सारे सेपरेशन के प्रोसेस खत्म कर लिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब हम डिफरेंट गैसेस को एयर से कैसे ऑब्टेन करें। एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एयर एक होमोजीनस मिक्सचर है और वो सेपरेट जो उसके कंपोनेंट्स है वो सेपरेट हो सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से, जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था। द फ्लो डायग्राम फिगर 2.11 शोज द स्टेप ऑफ द प्रोसेस। अब जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं 2.1 फ्लो चार्ट, ये स्टेप्स बताएगा आपको कि कैसे ये प्रोसेस होता है। ऐसे इस डायग्राम को पढ़ते हैं। एयर से अब हमें लिक्विड एयर मिलता है। लिक्विड एयर से हमें ये तीन ऑक्सीजन, आर्गोन एंड नाइट्रोजन अलग होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री, आर्गोन का है -186 और नाइट्रोजन का है 196। अगर इन तीनों का हम एयर वॉल्यूम परसेंटेज निकाले तो ऑक्सीजन का 20.9% बनता है, आर्गोन का 0.9% बनता है और नाइट्रोजन का 78.1% बनता है। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. अगर हमें एयर से सिर्फ ऑक्सीजन गैस चाहिए तो हमें सारे गैसेस को अलग करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि अगर हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ और गैसेस भी हमारे उस मिक्सचर में होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन ही सिर्फ हम प्योर ऑक्सीजन ही ब्रीथ नहीं करते। ऑक्सीजन के साथ ऐसे बहुत सारे गैसेस उसमें होते हैं जो कि हम ब्रीथ करते हैं। भले उनका जो अमाउंट होता है वो थोड़ा कम होता है, पर वो से सारे मिक्सचर, वो मतलब सभी गैसेस का मिक्सचर होता है और उन सभी गैसेस यूनिफॉर्म कंपोजिशंस में मौजूद होते हैं। Air is compressed by the increasing the pressure and then cooled by decreasing the temperature to get a liquid air. अब जो एयर है वो कंप्रेस होगी प्रेशर को इंक्रीज कर और कूल्ड होगी टेम्परेचर को डिक्रीज कर अगर हमें लिक्विड एयर चाहिए तो। द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। अब जो लिक्विड एयर वो वार्म अप को अलाउ करेगी स्लोली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, where the gases get separated at different heights depending upon the boiling point. वहीं जो गैसेस है वो सेपरेट होंगे डिफरेंट हाइट्स में उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। अब बात करते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम अ इम्प्योर सैंपल। तो ये प्रोसेस में हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो मैं एक तरह से अगर आप समझ लो तो क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन मेथड दोनों सेम है। अब आप सोचो कि जब दोनों सेम है तो उसमें से बेटर कौन सा है। अभी हम क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन में दोनों में से कौन सा सबसे बेटर प्रोसेस है। एक्टिविटी 2.9 टेक सम अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ वाटर सल्फेट इन अ चाइना डिश। अब आप चाइना डिश में अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल लो कॉपर सल्फेट का। इम्प्योर सैंपल जैसे कि आपने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल, उसे फिर वाटर में आपने डिसॉल्व किया, वाटर में डाल के उसका मिक्सचर बनाया। तो अब जो आपने मिक्सचर बनाया वो उसमें कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस इम्प्योरिटीज़ होगी। अब आप बोलोगे इम्प्योरिटीज़ कहाँ से आ गई, तो इम्प्योरिटीज़ कहीं से भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि अलग से इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाए। इम्प्योरिटीज़ क्या पता आपके वाटर में भी हो सकती है, क्या पता आपके कॉपर सल्फेट में भी हो सकती है, ये क्या पता पहले बीकर में लगी हो, तो कुछ कहीं से भी इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। उनका कोई वो एक्चुअल रीज़न नहीं बता सकते कि इधर से इम्प्योरिटीज़ आई है, तो कहीं से भी आ सकती है। डिसॉल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, उसे मतलब कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर में उसे डिसॉल्व करो। फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, अब उसको हमें उसकी इम्प्योरिटीज़ निकालनी है तो कैसे करेंगे। तो अगर हम
पहले मैं आपको पूरी एक्टिविटी पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है। Evaporate water from a copper surface solution so as to get a saturated solution. Cover the solution with filter paper and leave it undisturbed at room temperature to slowly cool for a day. You will obtain the crystals of copper sulfate in the china dish. This process is called crystallization. अब आप देखो, सबसे पहले मैंने दो बताया था कि दो मेथड है, इवेपरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, दोनों लगभग सेम ही है। तो अब जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसमें तो आप जो कॉपर सल्फेट को है वो आप इवेपरेशन मेथड से भी अलग करते हो। वाटर को इवेपरेट करते जाओ, एकदम लास्ट में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बचेगा। पर जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो मिक्सचर है वो वाटर प्लस कॉपर सल्फेट प्लस इम्प्योरिटीज़ है, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी है, तो कॉपर सल्फेट के साथ वो इम्प्योरिटीज़ भी होगा। तो जो इवेपरेशन से जो कॉपर सल्फेट आएगा वो इम्प्योर कॉपर सल्फेट होगा। पर इधर एक मेथड है जो इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से अगर हम कॉपर सल्फेट निकालते हैं तो वो एकदम प्योर कॉपर सल्फेट आएगा। कैसे? आप पानी को इवेपरेट करो, इवेपरेट करते जाओ, रुक जाओ, आखिरी तक नहीं करना। जब थोड़ा सा पानी बचाओ तब तक आप उसे रोक दो, तो वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अब उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दो, ठीक है। अब आपने ठंडा करने के लिए उसे छोड़ दिया, तो अगर आप कुछ देर बाद देखोगे कि जो पार्टिकल्स है वाटर के वो इवेपरेशन होने की मदद से इवेपरेशन हुए तो दूर चले गए थे, पर जब हमने उसे ठंडा किया तो वो पास आ गए। तो जो कॉपर सल्फेट डिसॉल्व था वो बाहर आ गया, आपको दिखने लगेगा और वो नीचे सेटल हो जाएगा। अब बात आती है इम्प्योरिटीज़ की। इम्प्योरिटीज़ कहाँ जाएंगी? इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऊपर तैरने लगेंगी, इम्प्योरिटीज़ ऊपर तैरने लगेगी। तो अब आप उन इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर पेपर की मदद से भी निकाल सकते हो, या फिर धीरे धीरे आप पानी गिराकर, तो फिर धीरे धीरे पानी गिराकर आप कॉपर सल्फेट भी निकाल सकते हो। मतलब कैसे भी आप कर सकते हो। जब इम्प्योरिटीज़ ऊपर है तो आप फ़िल्टर पेपर से भी निकाल सकते हो। तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या डिफरेंस अब इन दोनों में से बेटर कौन सा है? मैंने दोनों का बताया कि दोनों से कैसे कैसे होगा और क्या डिफरेंस होगा दोनों में। वहीं जिधर इवेपरेशन में जो हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा वो इम्प्योर कॉपर सल्फेट मिलेगा, और क्रिस्टलाइजेशन के मेथड में जो हमें कॉपर सल्फेट मिलेगा वो हमें प्योर कॉपर सल्फेट मिलेगा। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ बेटर देन इवेपरेशन। अगर इवेपरेशन ही बेटर होता तो हम क्रिस्टलाइजेशन क्यों पढ़ लेते? इवेपरेशन से ही अपना काम चला लेते। पर क्रिस्टलाइजेशन मेथड बेटर है। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। अब जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर वी हैव मैनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। अब जो सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है उसमें, तो गाइस ये आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।